नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एम संतोष एजुकेशन आज में आपका स्वागत करता हूँ। ये समर्पण सीरीज इरिटेरिया की है और ये आपका बीपीएससी का जो 31 आपका एग्ज़ाम आने वाला है 13 तारीख को सितंबर में, उसी का टेस्ट सीरीज़ है। और ये टेस्ट आपका 3 नंबर का टेस्ट है। नंबर माने तो तीसरा टेस्ट है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे यूट्यूब को लगता है कि भोकाली है, चैनल क्लास भोकाली है, तो कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो लीथ यानी कि लघु पाषाण उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है? तो क्या वह पुरा पाषाण काल से है, क्या मध्य पाषाण काल से है, या फिर ताम्र पाषाण काल से है, या फिर नव पाषाण काल से है? ठीक है। तो जो माइक्रोलिथिक है इसका किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मध्य पाषाण काल से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। अर्ध ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन उपरोक्त में से सही है ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि जो भारत में पहला मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण इस सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी नदी सभ्यता में नहीं मिला था, बल्कि कहाँ मिला था? ये नर्मदा घाटी में मिला था, ठीक है। नर्मदा घाटी में मिला था। उसके बाद रही बात दूसरी, आधि ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने कोई ज्ञान नहीं था, तो इसका संबंध उससे नहीं है, बल्कि आधि ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है कि जब मनुष्य लिखने का ज्ञान था, लेकिन उसको द्वारा लिखे गए लिपि अब तक पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है। मतलब उसको लिखने का ज्ञान तो था लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता था, तो इसलिए आपका ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों ही लिख दिया गया है इसलिए ये गलत हो गया है। लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ाने का ज्ञान था नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और 2 को खोज करता है, यहाँ पे खोज करता है और ये कुछ नाम है, इनको मैच कराना है। तो भीमबेटका जो शैल चित्र है, विष्णुधर वर्कल, पूरा पाषाण कालीन औजार रॉबर्ट ब्रुसफुट, विंध्याचल सेन में लघु पोषण में CL फाइल, भारत की पहली बार शैल चित्रों की खोज आर्कडिश कर्लाइस। तो इनको मैच करना है, ठीक है। तो भीमबेटका के जो शैल चित्र है उनको किसने किया था? उन्होंने किया था ये डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकनर ने किया था। तो पहले का तो ए है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कट चुके हैं, ये कट चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं फिर ये पूरा पाषाणकालीन औजार, तो ये रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा किए थे। पहला हैंड एक्स जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, चॉपर, वो इन्होंने खोजा था, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। तो बी का आपका 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी कंपटीशन में है, 50-50 कंपटीशन में है। आगे देखते हैं। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकार, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपका सही सुमेलित CL कलाइकर के द्वारा किया गया था। इसका मतलब C का 3, तो आपका यहाँ पे ये कट गया और आंसर आपका डायरेक्ट आता था ये। मतलब ये सारे सही सुमेलित थे, एक दूसरे के आप सामने अपोजिट सही सुमेलित थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आप लोग बच्चा जानता होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप सही से पढ़ाई किए हैं तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो। तो ये कहाँ से प्राप्त होते? कोलडीवा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। कोलडीवा से प्राप्त हुए थे। और कोलडीवा कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ में है, ठीक है। कोलडीवा में भारत के जो प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और इस समय मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ आप कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है।
और उत्तर प्रदेश में ही आपका कोल्डिया नामक स्थान है। ठीक है, तो ये आपका यूपी में है। ठीक है, मेहरगढ़ आपका जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान में है और ये आपका यूपी में है। और यहाँ पे मिला था आपका 7000 ईसा पूर्व और यहाँ पे आपको मिला था 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखेंगे। तो भारत में पूछा गया है, सबसे पहले पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ लगाएंगे, भारत में पूछा जाएगा तो कोल्डिया लगाएंगे। कोल्डिया कहाँ है? यूपी के प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थल पर विचार करना है। ठीक है, विचार सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर विचार करना है। और पूछा क्या गया है, इसमें से कौन सा सिंधु घाटी बंदरगाह था? सिंधु घाटी बंदरगाह इसमें से कौन सा था, ये पूछा गया है। तो लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और सुतकाडोर। सुतकाडोर है ये, तो ठीक है, सुतकाडोर है। सुतकोतदा नहीं, सुतकाडोर नहीं है ये, सुतकोतदा है, कोई और है। एनीवे, तो रही बात इसमें क्या है कि पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह इसमें से कौन पूछा गया है। ठीक है, तो आपका लोथल तो था ही, आप जानते ही हैं, और मोहनजोदड़ो तो यहाँ पर बंदरगाह तो था नहीं, बाकी ये सुतकाडोर भी था। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो सुतकाडोर ही लिखा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थान को उचित शब्दों के आधार पर लगाना है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में ये किसने किया था, ये पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं, राय बहादुर शाहनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो कौन सा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो आपका है धौलावीरा। ठीक है, और रही बात धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ पे है? ये धौलावीरा आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2021 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। और धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ ज़िले में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में धौलावीरा देखने को मिलता है। और इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। सूची 1 और सूची 2 इनको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे इनकी सिंधु सभ्यता के स्थल और अवस्थिति है, उसको उस हिसाब से देखना है। तो जो लोथल है, लोथल आपका ये कहाँ पे है? लोथल आपका ये कहाँ पे है? तो लोथल आपका ये गुजरात में पढ़ने देखना है। ठीक है, लोथल आपको गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है, लोथल आपको गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। और अहमदाबाद में कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे, भोगवा नदी इस पर नहीं लिखा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे है। तो A का 3 हो जाएगा, तो इस दोनों में है। उसके बाद रही बात चौंधड़ों की, तो चौंधड़ो आप सब जानते हैं ये पाकिस्तान प्रांत में आता है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसमें कहाँ पे है, और पाकिस्तान की ये किस प्रांत में आता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान के ये नवाब शाह प्रांत में आता है। किसमें? नवाब शाह प्रांत में आता है, यानी कि ये वाला में सिंध प्रांत पाकिस्तान का नवाब शाह जिला में आता है। ठीक है, तो B का आपका 1 हो जाएगा। B का आपका भी 1 भी इसमें भी है और इसमें भी है, फिर से आपका 50-50 फंस चुका है। और उसके बाद रही बात मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आप सब जानते हैं ये भी पाकिस्तान में आता है, लेकिन ये लड़काना ज़िले में आता है। ठीक है, पाकिस्तान के ये लड़काना ज़िले में आता है। तो C का 4 यहाँ है, यहाँ है। हमारा आंसर मिल चुका है, हमारा आंसर क्या है? B है। और बाकी बढ़ी कालीबंगन की, तो कालीबंगन एक ही बचता है आपका, तो कौन सा बचता है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो ये कुछ फैक्ट थे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कार्ड दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान यानी कि चावल की खेती से परिचित थे। ठीक है, संभावना जताई गई है। ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं कहा गया है कि जानते ही थे, तो संभावना हो सकता है कि जानते हो।
क्या पता। इस सभ्यता के सभी स्थलों से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं कि चावल के साक्ष्य तो इस सभी स्थल से नहीं प्राप्त हैं, कुछ गिने चुने स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगर आपने सीरियस पढ़ाई की है तो आपको इस फैक्ट के बारे में नॉलेज अच्छे से होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको ए सही लग रहा होगा क्योंकि संभवता की बात की गई है, और बी आपको गलत लग रहा हो क्योंकि यहाँ सभी की बात की गई है और सभी जगह से चावल प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, सी के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे? ठीक है, तो सीसा का आयात किस देश से करते थे? तो वो सीसा का आयात करते थे कहाँ से? ईरान से करते थे। ठीक है, सीसा का आयात तो ईरान से करते थे, और इसके साथ साथ वो और भी चीज़ों को आयात करते थे, जैसा कि सोना अफ़गानिस्तान से आयात करते थे, ईरान से करते थे। ठीक है, और चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से भी होता था कई बार। तांबा ओमान, बलूचिस्तान, खेतरी और राजस्थान में जो है वहाँ से भी। और टीन जो है अब वो अफ़गानिस्तान से आता था। टीन हो गया मतलब अफ़गानिस्तान या फिर ईरान हो गया, और शीशा तो ईरान से आता ही था। ये चीज़ क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है और इसमें से कथन को सही चुनना है। ठीक है, कथन चुनना है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे, तो तलवारों का कोई जिक्र वहाँ आता नहीं है। और रही बात दूसरी, पर्दा प्रथा एक वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता से में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा तो थी ही, ठीक है, और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, तो पर्दा प्रथा थी, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए वैसे। ठीक है, नहीं चलते हैं। हड़प्पा में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, तो हड़प्पा में क्या मिली? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा में नहीं मिली है, ये मिली है, अभी बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े पर से परिचित थे। तो ये सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग आए थे, तो उन्होंने घोड़े को देखा था। इस तरह से आपका 2 और 4 सही होना चाहिए था। ठीक है, आपका आंसर सी होना चाहिए। अब रही बात इनकी फैक्ट की, तो ये तो आपका गलती है, तलवार से परिचित थे नहीं। ठीक है, उसके बाद जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति की सिंधु सभ्यता में ये प्रचलन में था ही। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, ना कि यहाँ पे हड़प्पा दे रखा है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ध्यान रखेंगे। ऐसे आपको इस क्वेश्चन फंसाता है। और सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो ये भी सही है क्योंकि सुतका दौर और कालीबंगन में लोथल से सिंधु कालीन के घोड़े और अस्थि पंजर की भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ उनकी हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, तो समानता वो परिचित ही होंगे तभी वहाँ से मिला है। एनीवे, हम इतिहासकार नहीं हैं, बस हमें अपने एग्ज़ाम को निकालना है, उस दृष्टि से देखना चाहिए। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन के आगे की तरफ। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे हर्बर्ट रिशले। कौन थे? हर्बर्ट रिशले। ठीक है, हर्बर्ट रिशले थे। क्या हुआ? भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर जनगणना ने की थी, इन्होंने की थी, हर्बर्ट रिशले ने। और ये भारतीय नागरिक सेवा, जो उस समय ICS हुआ करता था, ICS के अधिकारी थे। साथ में ये वैज्ञानिक आधार पर भी जनसंख्या विभेदीकरण का भी कार्य इन्होंने 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में। मोहनजोदड़ो से मिला एक शिला पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहा गया था मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कुछ जानवर विराजमान हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उसमें शामिल नहीं है? वेरी हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे इसे। ठीक है, अगर आपने ध्यान से इसे देखा नहीं है तो आपको मुश्किल है। तो आप ही बताइए, क्या उसमें हाथी मौजूद नहीं था, क्या बाघ मौजूद नहीं था, या फिर शेर नहीं था, या फिर गैंडा नहीं था? ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होगा तो उसमें आपको गैंडा तो जरूर दिखा होगा। ठीक है, गैंडा जरूर दिखा होगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद रही बात हाथी की भी, तो हाथी भी आपको जरूर दिखा होगा। अब रही बात बाघ और शेर की, तो इसमें आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, फिर मैं बता दूं, बाघ उसमें नहीं था। ठीक है, बाघ उसमें मतलब बाघ उसमें शामिल था। ठीक है,
बाघ उसमें शामिल था, तो उसमें क्या नहीं था, शेर नहीं था, लोयन नहीं था, ठीक है, लोयन नहीं था। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में फेल होने के लिए काफ़ी हैं। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विरासत विस्तृत साम्राज्य से जुड़वा राजधानी थी। उपरोक्त कथन में किस विद्वान का है ये, ठीक, क्या बोल रहे हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है और ये किसने कहा था, क्या रामशरण शर्मा ने कहा था, डी कोशाम्बी ने कहा था, रोमिला थापर ने कहा, या फिर पिंगट ने कहा, ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है पिंगट का है, ठीक है। और रही बात पिंगट कौन है, तो ये अंग्रेजी इतिहासकार हैं, ठीक है। और इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहन की राजधानी के रूप में बताया था, ठीक है, क्योंकि उस समय ये जो दोनों स्थल थे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे, इससे इनका कथन है, ये पिंगट का, अंग्रेजी इतिहासकार है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, ठीक है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, धार्मिक समूह को, निर्जातीय समूह को, भाषा समूह को, या फिर क्षेत्र समूह को, ठीक है। तो जो आर्य समूह है ये किसको इंगित करता है, तो ये किसको करता है, तो ये आपका जो आर्य समूह है ये करता है भाषा के समूह को करता है, ठीक है, भाषा के समूह करता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो वैदिक सभ्यता कब शुरू मानी जाती है, तो ये आर्यों के टाइम से मानी जाती है, ठीक है, आर्यों के समय में मानी जाती है। और आर्य क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें हिंदी भाषा समूह को दर्शाता था। और आर्यों की भाषा, ध्यान रखेंगे, संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। सूची 1 को 2 से सुमेध करना है। सूची 1 को 2, ऋग्वेदिक देवी देवता और उनके संबंध, किससे संबंध था, तो ये दिखाना है। अब ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो आप इसको एग्ज़ाम में छोड़ सकते हैं, ठीक है। एनीवे हमें तो करना ही है कि हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो उषा, अग्नि, मारुत और इंद्र, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी है, ठीक है, बी है, यानी कि चारों सही सुमेध हैं, ठीक है। चारों आपका नहीं, सही सुमेध नहीं है, वेट, पहले का वन यानी कि प्रगति और उत्थान के देवता हैं उषा। और जो अग्नि है, अग्नि आपका ये आपके देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता के हैं। और जो मारुत हैं, मारुत आपके ये आंधी तूफान के देवता हैं, ठीक है, मारुत आपके। और इंद्र आपके युद्ध और वर्षा के देवता हैं। आपने तो वर्तमान में ही सुना होगा, वर्षा के देवता हैं, ठीक है। तो आप गेस कर सकते थे, तो यहाँ से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 3 में देखने को मिल सकता था, ठीक है। थोड़ा बहुत गेस चलता है, लेकिन अब देख रहे हैं आप 3 ऑप्शन में है, यानी फिर भी आप 1/3 पे ही पहुँचे थे। फिर भी अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 6 हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, और वहाँ पे तो आप करना ही पड़ेगा। ए और कारण कथन दिया हुआ है, इसको देखना है और बताना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, तो समाज में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की माने या बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ही स्वर्णिम युग जैसा था थोड़ा, मतलब यहाँ पे स्त्रियों का सम्मान काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो संभवतः उनको शिक्षा ग्रहण की शक्ति तो अवश्य ही हुआ करती होगी, और साथ में समाज में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन ये भी नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी समाज की अगर आपको देखना है कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी सोच कैसी है, या फिर वो भविष्य में क्या कर सकता है, तो वहाँ पे आपको स्त्रियों की वहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप उसको समाज का पता लगा सकते हैं कि वो समाज कैसा था। स्त्री की प्रधानता एक अलग बात है, लेकिन एक इज्जत अलग बात है, ठीक है। तो ये तो वहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छा हुआ करती थी। तो इस तरह से आपका ये दोनों ही कथन सत्य हैं, और इस तरह से देखें तो ए आर दोनों सत्य हैं, सही हैं, और तथा आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कुछ लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो भी आप जान जाइए। 10 राज युद्ध की चर्चा कहाँ मिलती है? ठीक है, जो 10 राज युद्ध है उसकी चर्चा कहाँ मिलती है? क्या वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलती है, 5वें मंडल में, 7वें मंडल में या फिर 10वें मंडल में? ठीक है, तीसरा, 5वां, 7वां और 10वां। ठीक है, तो जो 10 राज युद्ध है इसकी चर्चा आपको मिलती है, कहाँ मिलती है? 7वें मंडल में मिलती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, तो क्या बोला है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है? तो इसमें आपके बता दूं कि दोनों सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये आपका गलत है, यही आपका आंसर है। अब रही बात क्यों नहीं सही है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या हुआ कि सबसे अधिक उल्लेख की जाने वाली नदी सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी का वर्णन मिलता है, न कि सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिंधु नदी होता तो ये सही हो जाता। और रही बात दूसरी, ऋग्वेद में गंगा नदी की बात हुई है, पवित्र नदी माना गया है, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र माना गया, मतलब ये यहाँ पे होता तो आपका सही हो जाता। ठीक है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है ऋग्वेद में। तो इस तरह से आपका आंसर ये दोनों ही गलत है, यानी सत्य आपका डी, ना तो 1 ना तो डी ना तो 2। भारतीय दर्शन सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? जो भारतीय दर्शन है सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी मानी जाती है? क्या वह योग मानी जाती है, सांख्य मानी जाती है, मीमांसा मानी जाती है या फिर वैशेषिक मानी जाती है? तो भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीनतम विचारधारा किसको काउंट किया जाता है? तो सांख्य दर्शन को किया जाता है। किसको? सांख्य दर्शन को। ध्यान देंगे, मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक है वहीं कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा देखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? और वैसे बता दूँ, अगर आपको इसकी मतलब ये टेस्ट सीरीज़ और इसके हल भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए करिए। आप लोग देखते हैं, आप लोग देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए करिए। चलिए देखते हैं, उल्लेखनीय गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? ठीक है, क्या वो सवित को समर्पित है, इंद्र को, वरुण को या फिर अग्नि को? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित किया गया है? तो वो किया गया है सविंत को किया गया है। ठीक है, सविंत को किया गया है। ठीक है, तो ये सविंत क्या होता है? एक्चुअली में ये ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में दिया हुआ है, इसका गायत्री मंडल में उल्लेख देखने को मिलता है। साथ में गायत्री मंत्र सूर्य को देवी सवित या सावित्री को समर्पित किया गया है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है ये देवी सवित या सावित्री को समर्पित किया गया है। और लोग जो है इसको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। ठीक है, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। तो कुछ संबंधित फैक्ट था। यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है और उपरोक्त प्रसंग संदर्भित करता है। क्या संदर्भ करता है? योग संदर्भ करता है, न्याय, सांख्य या फिर वैशेषिक। ठीक है, तो ये आपका वैशेषिक संदर्भित करता है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्रह्म सूत्र है क्या? हाँ है, यहाँ पे ये ब्रह्म सूत्र, ये आपका आंसर है, सूत्र माना गया है। इन 3 ग्रंथों की सामूहिक प्रस्तुति कहा जाता है, तो ये ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ठीक है, और इनसे कोई मतलब नहीं है।
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी और इसकी पहचान वर्तमान समय में किस क्षेत्र से की जा सकती है। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि जो चेदी जनपद है उसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी और ये वर्तमान में कहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये वर्तमान में आपको क्या वो ये सारे यूपी के दिए हुए हैं, तो क्या वो कौन से ज़िले में देखने को मिल सकती है? आपको मथुरा वाले में नहीं बल्कि वृंदावन वाले खंड में देखने को मिल सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ देखने को मिल सकती है। और साथ में कुछ और भी राजधानियाँ देख लेते हैं, जैसे कि मल्ल राजधानी ये कुशावती हुआ करती थी और वर्तमान में ये देवरिया बस्ती वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद वस्त ये कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो वस्त है इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी और ये वर्तमान में इलाहाबाद वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ में मथुरा में कौन सी थी? तो मथुरा में आपकी ये शूरसेन की थी, शूरसेन की हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कुछ राजधानियाँ थी, इनको भी ध्यान रखेंगे। कोई भी आ सकता है, आई मीन कि एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। महाजनपद और महाराजधानी को सुमेलित करना है। ठीक है, और इसमें तो 6 दे रखा है भाई और इसमें दिया हुआ है 3 2 4 4 ही दिया हुआ है। अच्छी बात है। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। तो रही बात कौशल, तो कौशल ये आपका श्रावस्ती में है। ठीक है, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, वहाँ दिखेगा नहीं। कौशल आपका श्रावस्ती में है ना। तो पहले का क्या है? 5 है, तो 5 तो यहीं पे है और किसी में नहीं है। और देखते हैं अंग जो है, और अंग मत्स्य का कहाँ पे है? तो मत्स्य का था आपका विराट नगर में था। ठीक है, विराट नगर में था। तो सी का 4 ये रहा, आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, आपका आंसर बी है। और बाकी आपका जो अंग है उसका कहाँ पे है? चंपा में है। ठीक है, अंग का चंपा में है। और कंबोज का आपका कहाँ पे है? तो कंबोज आपका ये हजारा जो कि राजपुर में है। तो इस तरह से आपको भी आंसर मार्क करना है एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट चलते हैं। और बाकी यहाँ कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये जितने ऑप्शन हैं ये वाले 2 एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ से संबंधित है? तो क्या वो जैन से है, क्या वो शिव से है, क्या वो बौद्ध से है, या फिर भागवत से है? तो आप लोग अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए वो आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। किससे है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंध था उनका? ठीक है, जो पार्श्वनाथ है उनका संबंध कहाँ से था? क्या श्रावस्ती से था, मथुरा से था, वज्जी से था, या फिर काशी से था? ठीक है, तो जो 23वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर हैं तो उनका संबंध काशी से हुआ करता था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? ठीक है, तो चारों जैन संगतियाँ याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और रही बात दूसरे की यहाँ पूछा गया है, तो क्या वो 300 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र में, 1215 में बल्लभी गुजरात में, या फिर 300 ईसा पूर्व बल्लभी गुजरात में हुआ था, या फिर 512 पाटलिपुत्र में हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको देख के बताना है कि कौन सा आपको सही है इसमें से। तो ये आपका 512 में ये गुजरात में होता है। ठीक है, 512 ईस्वी में बी आपका आंसर है। आपको लग रहा होगा काफ़ी धीरे चल रहा हूँ, वैसे धीरे तो नहीं है। बाकी अगर आप ये टेस्ट कर लेंगे तो आपके बहुत सारे चीज़ें और डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है 71 BPSC उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आप बस जो भी करा रहा हूँ टेस्ट सीरीज उसे एक बार देख लीजिए सर से निगाह से, और अगर एक बार में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो दूसरी बार देखेंगे, आपको 100% गारंटी देता हूँ क्लियर हो जाएगा, चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप एक आभासी दुनिया में बैठे हुए हैं और वहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है,
और भारत में रहने का भी आपको पूरा हक है, आज़ादी है इस चीज़ को लेके, फ्रीडम। एनीवे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से विचार करना है और क्या बताना है इसमें से कुल कितने कथन सही हैं। ठीक है, कितने कथन सही हैं ये पूछा है। तो जैन धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं, जैन धर्म की आत्मा की मान्यता भी नहीं है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों के दर्शन ग्रहण करते हैं और मल्ल राजा को राजप्रसाद महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जैसे कि जैन धर्म में आत्मा को मान्यता नहीं देते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि जैन धर्म में वो खेती भी, कृषि भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जीव जंतु बहुत सारे माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका तब गलती हो जाएगा। यहाँ तक है। ये आपका गलत हो जाता है। नहीं, आत्मा को मान, एक सेकंड नहीं, मान्यता जैन धर्म में ईश्वर की, अच्छा ईश्वर की मान्यता की बात हो रही है। ठीक है, ईश्वर की मान्यता की बात हो रही है, सॉरी मैं आत्मा यहाँ की बात कर रहा था, वही मैं सोचूं क्या हो रहा है। तो हाँ ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये तो सही है, क्योंकि जैन धर्म में मानते हैं, और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता भी नहीं है। ठीक है, तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो ये तो भाई बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ऊपर अभी मतलब रीजन बताया था, क्योंकि ये कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु कृषि के दौरान मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। और रही बात जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों की सांख्य दर्शन ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये भी सही है। और मल्ल राज को राजप्रसाद महावीर स्वामी द्वारा निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो मल्ल राजा हैं उनको राजप्रसाद के रूप में महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। और रही बात ये आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, तो ये सांख्य दर्शन से नहीं ग्रहण किया है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो गलत क्या है यहाँ पे, ये और ये, 1 और 3 आपका गलत है। 1, 3, 4 सही है भाई, तीसरा गलत है। यार ये पेन में ही दिक्कत होती है, मिट जाता है। एनीवे, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ये सही है और ये सही है। तो कितने सही में क्या पूछ रहा है, कुल कितने कथन सही हैं। तो सही कितने कथन हैं, 3 हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैन तीर्थंकर की जीवनी संबंधित ग्रंथ की रचनाकार कौन है। ठीक है, तो जैन संबंध से संबंधित जीवनी से उनके रचनाकार कौन है, तो कौन है, क्या वो स्थूलभद्र है, सुधर्मा है, या फिर क्षरम श्रावण है, या फिर भद्रबाहु है। ठीक है, तो कौन है, भद्रबाहु है। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म से संबंधित सितम वसाल की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हैं, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। बिहार का एग्जाम भले ही है, लेकिन बिहार में नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ऊंची सत्य के आधार पर लिखना है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को गणधरों में से विभाजित किया था। कितने गणधरों में, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो क्या वो 9 में किए थे, 13 में किए थे, 7 में, 11 में किए थे, या फिर 7 में किए थे। ठीक है, तो वो आपका 11 में किए थे। ठीक है, यहाँ पे 11 आएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, एक सेकेंड बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना को किस प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्त किया जाता है पद चिन्ह के द्वारा, पीपल के द्वारा, कमल के द्वारा, या फिर स्तूप के द्वारा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो घटना है उसको अभिव्यक्त किया जाता है स्तूप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्तूप के द्वारा किया जाता है। और कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से
किया जाता है, ठीक है, कमल और सांड उसमें दर्शाया गया है। और जब उन्होंने घर छोड़ा था तो घोड़ा को दर्शाया गया था, ठीक है, घोड़ा से उनको दर्शाते हैं, घर छोड़ा था क्योंकि घोड़े से गए थे। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो पीपल के वृक्ष को दर्शाया गया, ठीक है, पीपल के वृक्ष को दर्शाया गया था। साथ में जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उसे धर्म चक्र के रूप में देखने को मिलता है। और निर्वाण हुआ तो उन्हें पद चिन्ह, ठीक है, जब निर्वाण होता है तो पद चिन्ह जो है उससे उनको मिलता है। और जब महापरिनिर्वाण होता है यानी कि जब मृत्यु होती है तो स्तूप, जैसे कि इसमें पूछा गया है महापरिनिर्वाण की घटना, यानी कि उनकी जो मृत्यु है वो किससे दर्शाया जाता है, तो वो आपका स्तूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम स्थान किस स्थान पे उपदेश दिया था? तो ये भली भांति आप लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो भी आप जान लीजिए कि सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ पे दिया था? ऋषिपत्तनम में, सारनाथ। अगर आपका ऑप्शन में सारनाथ बगल में ब्रैकेट में नहीं भी लिखा होता है तो ऋषिपत्तनम भी लगाएंगे, ठीक है। ये तीनों पे इनसे मतलब है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया था। और जो तीन ऑप्शन दिया, राजगीर, बोध गया, वैशाली, ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन बन जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूम टेक किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो रूम टेक है मठ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? सिक्किम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपका सिक्किम में देखने को मिल जाता है। कौन सा है? रूम टेक बौद्ध मठ स्थल, ठीक है ये। और ये सिक्किम के गंगटोक में है, ठीक है। कहाँ पे? गंगटोक में है। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध मठ और अवस्थिति उनको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोधि मंडा मठ, तवांग मठ, नामग्याल मठ, थिकसे मठ, ठीक है। तो ये कुछ अवस्थिति हैं। ये कहाँ पे है? तो जो बोधि मंडा मठ है ये बिहार में है, ठीक है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और नामग्याल मठ ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और थिंकांसे मठ ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों ही सही सुमिलित दिए हुए हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, लगता है यहाँ पे छूट चुका है। नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन शायद छूट गया है। हाँ, वही वहाँ 39 दिख रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? क्या वह दूरी मापने की इकाई हुआ करते थे, या जेवरात हुआ करते थे, या फिर मुद्रा हुआ करते थे, या माप तोल की इकाई हुआ करते थे? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान को कहते थे मुद्रा के रूप थे ये, ठीक, किसके थे? मुद्रा के रूप थे ये, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विचार करना है और उसके बाद कितने कथन सही हैं इसमें से कूट को चयन करके बताना है, ठीक है। अनीश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से एवं जैन धर्म से देव धर्म में समानता से है। पाली त्रिपिटक ग्रंथों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध यानी उसे लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। तो पहला क्या था? अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है, ठीक है। हाँ, तो अनीश्वरवाद ये दोनों ही, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अस्तित्व इसका नहीं मानते हैं, नकारते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। और रही बात आपका त्रिपिटक की, तो ये पहली बार वत्तागामी जो कि श्रीलंका के शासक हुआ करते थे, उन्हीं के शासन में पहली बार इसको लिपिबद्ध किया गया था। तो इस तरह से आपके दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शैव मत सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है? माना गया है जो शैव मत है का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना गया था? क्या वो लिंगायत को माना गया है, क्या वो काला मुख को माना गया है, या फिर पशुपत को माना गया है, या फिर
कापलिक को माना गया है, कापलिक को माना गया है, कापलिक को। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना गया है, तो ये पाशुपत को माना गया है, ठीक है, पाशुपत को माना गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। शैव मत का शैव धर्म से संबंधित किस ग्रंथ में पांचवा वेद नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो पांचवें वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तिरुतुंदर पुराण को माना जाता है, ठीक है, तिरुतुंदर पुराण को माना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उसके आधार पर लिखना है। शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, मतलब कौन से शताब्दी में किया था, तो उन्होंने 10वीं शताब्दी में किया था, ठीक है, 10वीं शताब्दी में किया था, तो इसमें आपका आंसर 10वीं आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूची को यहाँ पे मत दिए हुए हैं और आर्य दिए हुए हैं, इधर आर्य हैं और ये मत है, तो इनको मैच कराना है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य सबसे पहली बात रही, वल्लभाचार्य, ठीक है, तो वल्लभाचार्य आप सब जानते हैं शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित हैं ये, ठीक है। पेन को चौथा चेंज करते हैं न फिर हो जाएगा। तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा, एक सेकेंड, तो बी का 1 2 में है। उसके बाद रामानुजाचार्य, ठीक है, तो रामानुजाचार्य आपका ये विशिष्टतावाद द्वैतवाद से संबंध रखते हैं, ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद से संबंध रखते हैं, तो इस तरह से सी का 4 हो जाएगा और सी का 4 यहीं पे है। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा आंसर मिल चुका है, वैसे बाकी और भी देख सकते हैं। और निम्बकाचार्य रही बात, तो निम्बकाचार्य आप लोग जानते हैं, निम्बकाचार्य एक पर द्वैतवाद से संबंध रखते हैं, यानी कि जी से, और बाकी बचे एक आनंदी तीर्थनाथ, तो ये द्वैतवाद से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, क्या वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, मुंडको उपनिषद में मिलता है, या वृहदारण्यक में मिलता है, या फिर मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, हार्ड है फिर भी करना तो पड़ेगा। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद मत का पालन करता है, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य थे, ठीक है, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। आंकरोट का मंदिर म्यांमार में स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर म्यांमार में स्थित है, ठीक है। तो रही बात अंकोरोट का मंदिर, तो जो अंकोरोट का मंदिर है ये म्यांमार में नहीं है बल्कि ये काम्बोज में है, ठीक है, काम्बोज में है। काम्बोज कहाँ पे, कंबोडिया में है, ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद रही बात राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे, ठीक है, राम भक्त के संस्थापक रामदास तो नहीं थे बल्कि कौन थे, रामानंद थे, ठीक है, रामानंद थे, रामानंद थे। उसके बाद ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुजर द्वारा लिखा गया, ठीक है, ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक रामानुजाचार्य द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो ये तो आपका सही है। और बाकी आपका रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद से मत का पालन करता था, जिसके आचार्य वल्लभीचार्य थे, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा गया है कुल कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही हैं आपने देखा यहाँ पे 1 और ये 2, ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ रामदास ना होके रामानंद है। और यहाँ पे मंदिर म्यांमार में स्थित अखरोट मंदिर कहाँ पर पता है, कंबोज में है, ना कि म्यांमार में है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 गलत हैं और 2 सही हैं, 2 आंसर सही हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं।
मिलाने वाले में बहुत ज़्यादा झंझट रहती है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ही हो रहा है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है और इसमें से कथन सही बताना है, ठीक है। सिकंदर प्लेटो का शिष्य था। सिकंदर प्लेटो का शिष्य था? नहीं भाई, अरस्तु का प्लेटो, ठीक है, अरस्तु का शिष्य था प्लेटो, अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध चिनाब नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता था। ये तो भाई हमने कभी सुना नहीं है, ठीक है। ये चिनाब रिवर नहीं था, चिनाब रिवर की जगह ये झेलम रिवर था, ठीक है, झेलम रिवर था। लेकिन जो हाइपे स्पीसीज का युद्ध है, ये इसको ये भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चिनाब नहीं, झेलम अगर होता यहाँ पे, ठीक है, झेलम होता तो ये सही हो जाता। तो इस तरह से आपका ये प्लेटो को छोड़ के अरस्तु और चिनाब को छोड़ के झेलम अगर होता तो सही होता। इस कथन कौन सा सही पूछा है, तो आपका ये दोनों ही गलत है। इसका मतलब डी सही है, ना तो एक ना तो दो। सिकंदर की सेना ने किस नदी पर पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को अपने अभियान के बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा था, ठीक है। तो कौन सी नदी थी वो? ब्यास रिवर थी, ठीक है, ब्यास रिवर थी। अशोक के निम्नलिखित प्रमुख शिलालेखों में किसे धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कौन सी अशोक की नीति शिलालेखों में किससे धम्म नीति की व्याख्या का उल्लेख मिलता है? तो ये प्रमुख शिलालेख 9 में मिलता है, ठीक है। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विशाखा दत्त हैं, ठीक है, विशाखा दत्त हैं। इनको मिलाना है सूची और सूची 2 में। समाहर्ता, राष्ट्रपाल, गोपा और युक्ता, ठीक है। तो ये किसके से संबंधित थे? पेन को चेंज करते हैं वरना फिर से मिस्टेक होगी। तो समाहर्ता, जो समाहर्ता है ये आपका राजस्व ग्रहण करते थे उस समय, ठीक है। समाहर्ता है, समाहर्ता जो है ये राजस्व ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद में जो राष्ट्रपाल है ये किसी प्रांत के वायसराय हुआ करते थे, राष्ट्रपाल। और जो गोपा है, गोपा ये किसी प्रांत के वायसराय नहीं, खेतों के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे गोपा। और रही बात एक, तो ये सही मैच है, किसी प्रांत के वायसराय संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का 4, नहीं ए का 3 है, ठीक है, ए का 3 2 में है। और उसके बाद बी का अरे नहीं भाई ये गलत हो गई, युक्ता, ठीक है, युक्ता अधीनस्थ सेवाओं के लिए अधिकारी राजस्व होते हैं, वही तो मैं सोचूं। बी का 4 हो जाएगा आपका, तो ये 2 है। उसके बाद आई बात सी, तो सी का आपका क्या है? सी का 1, तो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको लग रही वीडियो काफ़ी धीरे चल रही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो रहे हैं, ये भी देखिए। आपको लग रहा हो टाइम वेस्ट हो रहा है, बट टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप जितना कहीं और से ढूंढ के करेंगे वो आपको इसी वीडियो में मिल जा रहा है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। और बाद में आपको इसकी PDF तो मिलेगी ही, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी आप आज़ाद हैं, बाकी बिना कुछ सोचे समझे आप कम से कम 10 मिनट को वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। अशोक के शिलालेख संबंधित निम्न युग में विचार करना है। नाम इधर दिए हुए और इधर कुछ शिलालेख दिए हुए हैं, ठीक है। अशोक बाबू, अशोक भाब्रू है भाई, वैराट शिलालेख, ठीक है। पियादस्सी राजा, बरबरा गुफा शिलालेख। इसमें क्या, कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? पेन को चेंज करते हैं थोड़ा। तो जो ये आपका पियादस्सी राजा है, ये बरबार का गुफा शिलालेख, ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है, 2 आपका सही है।
और रही बात अशोक भाब्रू की, तो मास्की माइनर रॉक एक्टिंग अशोक का नाम से देखने को मिलता है। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ताम्र लिप्त बंदरगाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? बंगाल के क्षेत्र में है। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो अजात शत्रु हैं वो हर्यक वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद किसने शासन किया था? तो उन्होंने, ये कौन से वंश थे? ये थे शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश थे। मध्यम प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? मध्यम प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो ये है बौद्ध दर्शन से है। ठीक है, बौद्ध दर्शन से है। बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रथम बौद्ध संगति, मौगरीपुत्तिश, तृतीय बौद्ध संगति, महाकश्यप। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। अब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो आप उसी में देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ये आपने कई बार अपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। बौद्ध ग्रंथ मिलिन पन्नों मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत वीआईपी प्रश्न है एक तरह से, ध्यान रखेंगे। जो मिलिन पन्नों है ये आपको पाली भाषा में देखने को मिलता है। और मिलिंद कौन थे? यूनानी इंडो शासक थे, जो मिलिंडर की द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पुष्प शुंग मित्र और बौद्ध भिक्षुओं के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो ये दिव्य विदान में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दिव्य विदान में मिलता है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कर्ण थे। ठीक है, वासुदेव कर्ण थे। रुद्र दमन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे? तो कौन सा शासक था उस समय? पार्थीशियन था। ठीक है, पार्थीशियन थे। कुषाण शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? ठीक है, ध्यान देंगे, सही नहीं पूछा गया है, सही नहीं की बात हो रही है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये तो सही है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक हुआ करता था, ये भी सही है। कुषाणों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, तो इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं। कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र थी? अरे नहीं भाई, पाटलिपुत्र कहाँ से हो जाएगी? कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। ठीक है, तो यही आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, बाकी ये सही है क्योंकि वो ऑप्शन में एक ही चूज़ करना है, तो संभवतः यही आपका गलत है। और रही बात है कुषाणों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी तो कहाँ थी? ठीक है, तो कहाँ थी? तो इनकी राजधानी आपकी पेशेवर और मथुरा में हुआ करती थी। ठीक है, पेशावर और मथुरा में हुआ करती थी, तो इसलिए यही आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। कला विद्यालयों के शासक राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ठीक है, अमरावती कला विश्वविद्यालय शक कुषाण वंश से संबंधित है। मथुरा कला विद्यालय सतवाहन से संबंधित है। तो रही बात, ये दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो रही बात क्यों, तो वो भी देख लेते हैं। पहली बात अमरावती की बात करते हैं। ठीक है, तो अमरावती विश्वविद्यालय लगभग 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व सातवाहनों के अधीन पे था। ठीक है, सातवाहनों के अधीन में था, ना कि शक कुषाण के अधीन पे था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रही मथुरा विश्वविद्यालय की बात, तो इसका लगभग 150 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व शक कुषाण शासकों के अंडर में था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इनको उठा के यहाँ कर दिया है और इनको उठा के इन्होंने यहाँ करना चाहिए था, तब ये राइट होता।
यानी इनको ऑप्शनों को बदल दिया गया है, इस वजह से ये गलत हो गए हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन शासन काल के दौरान भारत आया हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई होप अधिकतर लोग जानते ही होंगे। तो हेन सांग आया था। कौन आया था? हेन सांग आया था। प्रसिद्ध संस्कृत जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? ठीक है, प्रसिद्ध जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन हुआ करते थे? तो ये भी जानते होंगे कुछ लोग, बाणभट्ट हुआ करते थे। निम्नलिखित युग्मों का विचार करना है। मौर्य कालीन प्रशासनिक इकाई और उनके कुछ प्रमुख के नाम दिए हुए हैं, उनको देख के देखना है और कौन सा सुमिलित है वो बताना है। ठीक है, तो जो चक्र है, चक्र हाँ राष्ट्रपाल कुमार को कहते थे। पेन को बदल लेते हैं वरना हो जाएगा गलती। तो ये आपका है सही। रही बात दूसरी ग्राम, ठीक है, तो ग्रामिका को कहते थे, ये भी सही है। उसकी बात है संग्रह, ठीक है, तो संग्रह जो है ये 10 गाँव का समूह हुआ करता था। ठीक है, 10 गाँव का समूह होते थे संग्रह में। ठीक है, और इसे गोपा कहते थे, ना कि प्रदेश का कहते थे। ठीक है, 10 गांव के समूह को गोपा कहते थे या गोप कहते थे। ठीक, उसके बाद रही बात आहार की। ठीक है, तो आहार जिला का नाम हुआ करता था। किसका? जिला का नाम हुआ करता था। ठीक है, तो जिला होता था प्रादेशिक। तो इस तरह से यही दोनों आपका गलत है इसमें। ठीक है, और बाकी 2 ऑप्शन आपके सही हैं, 2 आपके गलत हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होना चाहिए? सही युग्म सुमेलित कौन से हैं? तो 2 युग्म आपके सुमेलित हैं। कौन से? पहला और दूसरा। तो अब ध्यान रखेंगे, 10 गांव के समूह को संग्रह कहते थे, जिसे गोपा कहते थे। ठीक है, और उसके बाद जो ग्राम होते थे, उसके बाद जो आहार होते थे वो जिला स्तर पे आते थे। ठीक है, जिसे प्रदेश का कहते थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इन कथनों में विचार करना है। कथन इतना बड़ा दिया हुआ है और कारण भी लगभग बड़ा ही दिया हुआ है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मगध क्षेत्र लौह भंडारण में समृद्ध हुआ करता था। तो ये तो सही है लगभग इतना। आगे देखते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे औजारों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जंगल को साफ करना है, कृषि को बढ़ावा देना है, तो लोहे का सामान तो लगेगा ही। और यहाँ पर लोहा प्रचलन में था उस समय, मगध के क्षेत्र में काफ़ी लोहा समृद्ध था। तो लोह युग अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध शक्तिशाली रूप में उभरा, ये भी लगभग सही था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर में आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक सेकेंड, ए और दोनों के, लेकिन एक कथन की व्याख्या नहीं करता, यानी कि ये गलत है। और आपका आंसर मिल गया है ए और दोनों सही हैं। कथन 2 एक की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, गुप्त काल के संदर्भ में बात हुई है, तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही निकलता है। समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न मिलते थे, ये आपका सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुद्रगुप्त नहीं था, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। सही बात। नेक्स्ट, तो सती प्रथा का पहला उद्धरण गुप्त काल में 1510 में भानुगुप्त एरण अभिलेख में मिलता है। तो ये आपका एकदम राइट है। ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी पूर्व में सती प्रथा का विरोध का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को भूमि कहा जाता था। किसी एक भूमि क्षेत्र को भूमि कहा जाता था, भूमि क्षेत्र को भूमि कहते थे। हाँ, तो भूमि क्षेत्र को भूमि कहेंगे ना। ठीक है, तो आपका इसमें से
पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका सही है और ये भी सही है। तो इस तरह से 2 और 3 आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। 2 और 3 आपके सही हो जाते हैं, पहला गलत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है, लोगों तो वीडियो पहुंचती है, रीच होती है, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। एनीवे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कोई विचार कीजिए। अनेकांतवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और त्रिरत्न क्या बोल रहे हैं, कौन सा युग्म सुमेल नहीं वाट दिस, अच्छा हाँ ठीक है, सुमेल नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे 3-4 लिखा हुआ है इसलिए मैं सोचा, तो सुमेल नहीं है, ठीक है। तो त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न इसमें से मुझे तो लग रहा है ये जैन धर्म से तो नहीं है, बौद्ध धर्म से त्रिरत्न है, ठीक है। अनेकावांत ये बौद्ध धर्म से है, तो इस तरह से आपका ये सही है। एक सेकेंड, नहीं पूछा है ना, त्रिरत्न तो जैन धर्म से है ही, वो त्रिपिटक क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म से होता है, तो जो अनेकवांत है ये बौद्ध धर्म से ना हो गया, तो ये भी जैन धर्म से था, है ना। तो नहीं पूछा है ना, तो ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं पूछा है तो ए हो जाएगा, वो मेरा थोड़ा ध्यान थोड़ा अलग था इसलिए हो जाता है। एनीवे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का भारतीय स्थल है, अच्छा भारत में कौन सा है वो पूछ रहे हैं। तो भारत में आप जानते हैं कि कौन सा है, मोहनजोदड़ो दे रखा है, राखीगढ़ी दे रखा है, धौलावीरा दे रखा है और लोथल दे रखा है, ठीक है। तो रही बात जो मोहनजोदड़ो की है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद जो भारत में कौन सा है इस समय, राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी भारत में है। राखीगढ़ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, ध्यान रखें। और भी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अब आ गया है तो देख ही लेते हैं, 1 मिनट की बात है ना। तो रही बात मोहनजोदड़ो की, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और स्नानाघर था, और यहाँ से पशुपति देवी की मूर्ति भी पाई गई है। राखीगढ़ी तो आपको पता ही है, भारत में है, सबसे बड़ा स्थल है। और रही बात लोथल की, तो लोथल आपकी चावल की भूसी, जहाज का टेराकोटा मॉडल और बंदरगाह आज यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्थल है IBC मतलब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की दृष्टि से। उसके बाद रही बात धौलावीरा की, तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित के होने वाला एक रास्ता यहाँ पर मिला है, मतलब एक तरह से 3 क्षेत्र दिशाओं में इसके वो जाते हैं रास्ते, ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे, ठीक है। तो सातवाहन जो है वो किस प्रकार के सिक्के जारी करते थे, तो ये सीसा और तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, ठीक है। और सोने के तो कुषाण फेमस हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त शासकों में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो ऐसे इनका आंसर आपका पहले कौन आएगा, समुद्रगुप्त आते हैं, पहले समुद्रगुप्त आते हैं, उसके बाद आपका रामगुप्त आते हैं, फिर आपके ये विक्रमादित्य आते हैं, उसके बाद आपका ये आते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या है 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 यहाँ पे है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, एक सेकंड पेन को चेंज करते हैं भाई, हाँ किसने जारी किए थे, गजरोही प्रकार के, खड़गधारी प्रकार के, खंग निहारता प्रकार के, कार्तिकेय प्रकार के और अप्रतिघा मुद्रा प्रकार के, ठीक है। तो ये बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं ये क्या हुआ था, ये कुमारगुप्त के समय में चंद्रगुप्त का दूसरा पुत्र था, और इसने हिंदू देवताओं का उपासक, काफ़ी बड़ा उपासक और एक महान भक्त था, ठीक है। तो उसने अपने शासन में ऐसा उसने किया था, ठीक है। ये जो सिक्के दिए हुए
गजरोही प्रकार के, खड़गधारी प्रकार के, खंड निहंता प्रकार के और कार्तिकेय प्रकार और अप्रत्येक मुद्रा के प्रकार के। ठीक है, तो किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ध्यान रखेंगे। पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये किससे है? बुद्धगुप्त से है। ठीक है, बुद्धगुप्त से है। गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था, तो उसका कार्य पूछा गया है। उसका कार्य क्या था? क्या उसका कार्य था शाही महल की मुख्य द्वारपाल था, मुख्य अधिकारी हुआ करता था पुलिस विभाग का, या धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, या फिर घुड़सवार सेना का प्रमुख हुआ करता था? ठीक है, तो वो क्या हुआ करता था? वो था आपका धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी था। ठीक है, धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या जबरन मजदूरी, भूमि अनुदान, महत्वपूर्ण अधिकारी या फिर प्रशासनिक इकाई? ठीक है, तो भुक्ति किसे कहते थे? ये प्रशासनिक इकाई को कहते थे। ठीक है, भुक्ति किसे कहते थे? प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था गुप्त काल के दौरान। और गुप्त काल में संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी थोड़ा आपको जानना जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रशासनिक इकाई है उसे सिर कहते थे। ठीक है, भुक्ति आपका उपरिका। ठीक है, और विषय लोकायुक्त होता था, वीथिका आपका पुरापाल से संबंध था, और ग्राम आपका कार्मिका कहते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट देखते हैं, सती का पहला साक्ष्य किस काल में देखने को मिलता है? सती का जो पहला साक्ष्य है वो किस काल में देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में देखने को मिलता है। निम्नलिखित को मिलान करना है, इधर सूची 1 और सूची 2 को। तो क्षेत्र किसे कहते थे? कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। खिला किसे कहते थे? तो खिला बंजर भूमि को कहते थे। ठीक है, खिला बंजर भूमि कहते थे। वास्तु रहने योग्य भूमि हुआ करती थी, वास्तु रहने योग्य भूमि थी, और अपहर्ता ये वन भूमि हुआ करती थी। ठीक है, तो क्षेत्र कृषि योग्य भूमि यानी A का 4, तो इसी में A का 4 है, आंसर आपका C बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित निगमों का मिलान करना है, स्तूप दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो मीरपुर खास ये कहाँ पे था? ये सिंध में था। ठीक है, मीरपुर खास सिंध में था। और रत्नागिरी आपका ये देखने को मिलता था उड़ीसा में। ठीक है, रत्नागिरी कहाँ था? उड़ीसा में था। तो मीरपुर आपका कहाँ पे था? सिंध में था। मीरपुर आपका सिंध में था और रत्नागिरी आपका उड़ीसा में था। तो ऑप्शन में देखते हैं, A का 2, B का 1। कोड तो इसमें ऐसे दिए हुए हैं, एक सेकेंड। रत्नागिरी उड़ीसा, मीरपुर सिंध। ये ऑप्शन फ्रेम में कुछ दिक्कत हुई है। ठीक है, अरे भाई यहाँ है। तो ये तो हमने कर ही लिया था, है ना, यहीं पे थे। पूछा क्या है? मिलान करना है, तो मिलान करना है। इसमें वैसे ऑप्शन गलत फ्रेम हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत फ्रेम है। एनीवे, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ ऑप्शन, आपको समझ में थोड़ा सही से आ जाएगा। जैसे कि इसको A मान लीजिए, B, C और D। A नहीं, अब मैं क्यों और क्यों, इतना ठीक है ना। तो A का यहाँ पे क्या था? सिंध था। अरे वो ऑप्शन छोड़ा ही नहीं मैं, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, बात खत्म है। और ये कुछ ऑप्शन फ्रेम में गलती हुई है। तो मीरपुर का आपका कहाँ पे था? सिंध में था, और रत्नागिरी उड़ीसा में था। ठीक है, मीरपुर सिंध में था
और रत्नागिरी उसी में था। और रही बात धमेक की, तो धमेक आप जानते हैं सारनाथ में था और कानन ये आपका सिंध में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑप्शन है। आगे चलते हैं, वैसे ही टाइम वेस्ट हुआ था तो ऑप्शन फ्रेम में कुछ गलती हुई है कोचिंग वालों से, एनीवे हो जाती है थोड़ी बहुत। निम्नलिखित में से कितने रचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब है गुप्त काल में कितने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मित्र जो पट्टल का है, ठीक है, ये गुप्त काल से नहीं है। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़, वाराह मंदिर एरण और कांकली मंदिर माता मर्दी, ये सारा आपका गुप्त काल से है। ठीक है, गुप्त काल से है। और रही बात विरूपाक्ष मंदिर की, तो ये अगर गुप्त काल से नहीं तो किस काल से है? तो ये आपका चालुक्य, ठीक है, ये आपका चालुक्य काल से संबंध रखता है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मतलब आपका इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मौर्य गुफा शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? ठीक है, दशरथ के साथ में कौन सी बनाए थे? तो नागार्जुन, नागार्जुन जो गुफा है ये दशरथ के साथ में बनाई गई थी और ये कहाँ पे है? गया में है। गया में है। गया कहाँ पे है? बिहार में है। और बिहार में गया का नाम बदल के गया के सामने जी लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब नया नाम है गया जी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से भी। तमिल महाकाव्य शिवांगा सिद्धामणि जीवांग चिंतामणि किसने लिखा था? ठीक है, तो ये तिरुत्केन्द्र देवस ने लिखा था। नेदुजेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था? तो ये जो नेदुजी ये पांड्य राज का प्रशासक हुआ करता था। ठीक है, पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंडा यानी वातापी के विजेता की उपाधि किसने धारण किया था? ठीक है, तो किसने किया था? नरसिंहवर्मन ने किया था। तो नरसिंहवर्मन इसमें 2 हैं, तो कौन से वाले ने किया था? तो ये नरसिंहवर्मन मामाला ने किया था। ठीक है, जयदेव वंश का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो जयदेव वंश का दरबारी कवि सेन था। कौन था? सेन था। ठीक है, सेन पाल वंश का उत्तराधिकारी भी था। कंबना, कुटना और तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते हैं और एक इसमें से कौन सा है वो पूछा गया है। ठीक है, तो पुंगलेंडी, कंबना, कुंटना और पुंगलेंडी को तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते हैं। इसमें से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ सैन्य सफल अभियान का नेतृत्व किया था, जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था? ठीक है, समुद्र के आसपास का राज्य है और जिसने मल्य प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, पड़ोसी द्वीपों के शासन भी किया था। ठीक है, तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रथम, चोल वंश से संबंधित है इनका था। ठीक है, निम्नलिखित में से काला अनुक्रम व्यवस्थित करें जिन्हें दक्कन के आसपास के क्षेत्र में शासन किया था। ठीक है, तो दक्कन के आसपास में शासन किया था। तो पेन को चेंज करते हैं। सातवाहन का शासन, जो सातवाहन है, सातवाहन नहीं, ये जो राष्ट्रकूट है। ठीक है, तो ये लगभग 752 से लेके 973 ईस्वी पूर्व तक शासन ईसा पूर्व शासन किया। उसके बाद रही बात सातवाहन की, इन्होंने 60 ईसा पूर्व से लेके 225 ईसा पूर्व तक शासन किया और उसके बाद 3वीं शताब्दी में काटकों ने 3वीं शताब्दी से लेके 5वीं शताब्दी तक वाकाटकों ने ईसा पूर्व शासन किया था। रही बात चालुक्यों की, तो इन्होंने लगभग 543 ईसा पूर्व से लेकर 755 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, तो पहले आते हैं आपके सातवाहन, उसके बाद आते हैं आपके वाकाटक, उसके बाद आपके आते हैं राष्ट्रकूट, फिर लास्ट में आपके आते हैं ये चालुक्य। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पालों द्वारा प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य किस लिए था? ठीक है, तो ये किस लिए था? क्या ये भारत की राजनीति का स्वामी बनने के लिए हुआ था, या फिर भारत में राजनीति का एकीकरण के लिए, कन्नौज शहर पर कब्जा करने के लिए,
इच्छा से या फिर अरबों द्वारा आक्रमण करने की मदद करने के लिए। तो ये आपका क्या था, कन्नौज शहर पर कब्जा की इच्छा से ये किया गया था। यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं और यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, फिर से पेन को चेंज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। चोल साम्राज्य कहाँ थी, वंजी थी, ठीक है। रही बात चालुक्य की, चालुक्य की वातापी थी, ठीक है। पल्लव की, तो पल्लव की आपको कांचीपुरम देखने को मिलता है, ठीक है। चेरा बचे, तो चेरा की आपका तंजौर था, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ठीक है, ए का 1। ए का 1 वेट, चोल का वंजी, ठीक है। वेट वेट वेट, चोल का नहीं है भाई, चेरा का वंजी है, ठीक है। चेरा का वंजी है, चोल का आपका तंजौर है, ठीक है। हाँ वही तो, ये थोड़ा एक जैसे लिखे हुए हैं ना, तो थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ने में ध्यान हट गया। एनीवे हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, ठीक है, डी होना चाहिए था। माइंड में था तभी तो उन्हें डी लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा चोल और चेरा में जल्दबाजी में नहीं हुआ। एनीवे हो जाता है। मोहनजोदड़ो एवं इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ये जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया था। और हम बाकी और डिटेल में इन लोग नहीं जाएंगे, वीडियो ऐसे ही लंबी हो जा रही है और अभी भी काफ़ी सवाल बाकी हैं, तो हमें थोड़ा फास्ट वे में करना पड़ेगा। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नदी है और इधर आपका प्राचीन नाम नदियों के दिए हुए हैं, तो इनको देखना है, ठीक है। तो जो पुरुषणी नदी, ये रावी नदी को कहते थे, ठीक है। और जो बिपाशा नदी है, ठीक है, बिपाशा नदी, ये आपका ब्यास नदी को कहते थे। किसे, ब्यास नदी को कहते थे, बिपाशा नदी। तो अगर हम अपने आंसर में देखें तो ए का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और उसके बाद डी का 1, तो डी का 1 तीनों में है। हमारा आंसर अभी नहीं मिला है। एनीवे चलते हैं आगे। तो अस्कनी, ठीक है, अस्कनी आपका चिनाब रिवर को कहते थे। किसे, चिनाब रिवर को कहते थे, ठीक है। तो अस्कनी चिनाब रिवर को। और रही बात एक बचा है, तो कौन सा बता है, विस्तृता बचा है, जैसे झेलम नदी को कहते थे। आई होप अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अस्कनी किसे कहते थे, चिनाब रिवर को कहते थे, ठीक है। तो सी का 2, सी का 2 इसमें है, तो हमारा आंसर क्या है, डी है, ठीक है, हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दर्शन है और प्रावर्तक है, इनको मैच कराना है। क्या बोल रहा है, गलत मिलान, हाँ गलत पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है। गलत कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो गलत सांख्य मीमांसा कपिल, ठीक है, तो ये भी सही है। न्याय गौतम, ये सही है। पूर्व मीमांसा कणद, नहीं कणद नहीं है ये, ठीक है, कणद नहीं है। पूर्व मीमांसा कणद नहीं है, बल्कि जो पूर्व मीमांसा है ये जैमिनी से संबंधित है। किससे है, जैमिनी से संबंधित है। तो यही आपका गलत है, इसका मतलब आंसर आपका सी है। और योग आपका पतंजलि से संबंधित तो है ही। वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है, ठीक है। वाजपेयी जो यज्ञ है उसका संबंध किससे है, राजा के राज्याभिषेक से। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथदौड़ से, पापों के क्षय तथा स्वर्ग ले जाने वाले नवरूपियों से, या राजनीतिक वर्चस्व के लिए आश्वास्त एवं पुरुष विद्वान पुरुष की बलि से है, ठीक है। तो जो वाजपेयी यज्ञ है ये सबसे इसका संबंध किससे है, राजा को अपनी शक्ति प्रदर्शन करना होता था, उसके लिए रथ दौड़ लगानी पड़ती थी। निम्नलिखित में से कथन असत्य को चयन करना है। शुद्ध पिटक बोध के उपदेशों में संकलित किया गया था। सबसे बृहद पिटक अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक का संकलन उपाली में है और अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस ने किया था, ठीक है। तो इसमें एक असत्य कथन पूछा है, तो जो असत्य कथन कौन सा है, सबसे बृहद पिटक अभिधम्म पिटक है, ठीक है। सबसे बृहद पिटक, तो यही आपका असत्य है, ठीक है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा हूँ, ना वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों को भी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख लेंगे, आप लोग बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। दिव्य
वादन के अनुसार अशोक ने को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? ठीक है, दिव्य साधन के अनुसार अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दिया था। किसने था? उपगुप्त ने दिया था। गुप्त काल में कितना कृषि कर लगाया जाता था? तो गुप्त काल में लगभग आपका 1/6 कर लगाया जाता था, यानी कि सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है इसमें से? ठीक है, तो जो मृग कच्छटम है, ठीक है, जो मृग कच्छटम है ये आपका कालिदास ने तो इसको नहीं लिखा है। पेन को चेंज करते हैं, है ना। उसके बाद आता है ये बात दास गीतक का, तो ये भी कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास ने लिखा है, ठीक है। और रघुवंशम ये भी कालिदास ने लिखा है, इसको थोड़ा अलग करते हैं। और विक्रमासूर्यम ये भी आपका कालिदास ने लिखा है। और ब्रह्म सिद्धांत ये कालिदास ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यानी एक सेकेंड, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है और विक्रमासूर्यम यानी कि 3 लिखा है और 3 नहीं लिखा है, ठीक है। तो रही बात, और जो 3 नहीं लिखा है वो किसने लिखा है फिर? तो ये किसने लिखा है? थोड़ा बड़ा करते हैं। ये किसने लिखा है? मृच्छ कटिकम, ठीक है। तो मृच्छ कटिकम को किसने लिखा है? इसको पेन को भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हमने जूम किया है, एक सेकेंड। तो इसको लिखा है शूद्रक ने, ठीक है, शूद्रक ने इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो 10 गीत है, ठीक है, 10 गीतिका, ठीक है, 10 गीतिका किसकी कृति है? तो ये है आर्यभट्ट की है, ठीक है, आर्यभट्ट की है, ठीक है। किसकी है? आर्यभट्ट की है। और कौन सा नहीं था? ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। तो जो ब्रह्म सिद्धांत है ये ब्रह्मगुप्त का है, ठीक है। किसका है? ब्रह्मगुप्त का है, ठीक। तो इस तरह से आपका जो मृगकच्छटम शूद्रक ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। और आर्यभट्ट ने 10 गीतिका और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, 3, 4 और 5, ठीक है। 3, 4, 5 आपके सही आंसर हैं, बाकी आपके आंसर मैच नहीं है, ठीक है दोस्तों। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? राजा जयसिंह थे ये। उसके बाद निम्नलिखित में से विचार करना है। देवपाल के उत्तर पंथ स्वामी की उपाधि धारण किया था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो दूसरा है ये तो सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। बी आपका सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किन स्थानों में से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सुनार, मनेर, चेचर, चिरांद, ठीक है। तो ये यहाँ चारों से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। तो रही बात ये स्थल बिहार में कहाँ कहाँ पे हैं, तो उनको भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो चिरांद है ये आपका सारण में है, ठीक है, सारण में है। और चेचर आपका वैशाली में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? वैशाली में पड़ जाता है, ठीक है। और मनेर आपका पटना में देखने को मिलेगा, पटना में देखने को मिलेगा। और जो सुनार है, सुनार ये आपका रोहतास में है, ठीक है। कहाँ थे? रोहतास, रोहतास भभुआ वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बिहार में 4 जगह स्थान अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था, ठीक है। ऋग्वेद बिहार में कीकट शब्द से संबोधित किया गया है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। तो ये आपका सही है, लेकिन आर आपका गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? कथन, एक सेकेंड, ऋग्वेद के सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में, बिहार में कहाँ था? ये तो बिहार में तो नहीं था, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में, बीच वाले भारत में, बीच में हाथ में था। तो ये आपका गलत है, ठीक है।
लेकिन ये आपका सही एकीकृत शब्द से संबोधित किया गया है बिहार को, ठीक है। तो कथन आपका ए गलत है, तो आर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। मगध और अंग महाजनपद वर्तमान में सर्वप्रथम किसमें इसका वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों में विस्तार का बिहार का जो क्षेत्र है वो था, ठीक है। 16 महाजनपद थे, उसमें से कौन से महाजनपद में बिहार का क्षेत्रफल फैला था? तो कितने थे? 3 महाजनपद थे। कौन थे? वज्जी, लच्छवी, ठीक है, लच्छवी या वज्जी जो भी है, ये वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आते हैं। और जो मगध है पटना, गया और नालंदा वाला क्षेत्र, और जो अंग जनपद है वहाँ पे भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आ जाता है। तो इस तरह से आपके 3 जगह विस्तार देखने को मिलता है 16 महाजनपदों में से। मौर्यकालीन प्रशंसा कंटक शोधन क्या था ये, ठीक है। क्या वो सेनापति था? कंटक शोधन किसे कहते थे? या गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था, या फौजदारी न्यायालय हुआ करता था, या वाणिज्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, ठीक है। तो जो ये कंटक शोधन है ये क्या था? फौजदारी न्यायालय का अधिकारी हुआ करता था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मेगनस्थीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। और मेगनस्थीज के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था प्रचलन में थी, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये आपका गलत है। तो इस तरह से आपका आंसर एक मिनट असत्य चुनना है ना, असत्य चुनना है। तो असत्य आपका इसमें से क्या हो जाएगा? ये दास व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं थी लगभग, ठीक है। हाँ, दास व्यवस्था नहीं थी। मौर्य काल समय 7 वर्ण में विभाजित थी, ये थे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास किस नदी में हुआ है? तो ये किस सदी में हुआ है, ठीक है, किस सदी में हुआ है? तो ये आपका हुआ है लगभग, ये आपका 8वीं सदी में हुआ है, ठीक है, 8वीं सदी का हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन बिहार का इतिहास और विभिन्न राजवंश हैं इनमें, ठीक है, उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो बिंबिसार है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गलत मिलान का चयन करना है, ठीक है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें से गलत मिलान का चयन करना है। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, ठीक है, गलत को चुनना है। ठीक है, बिंबिसार की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। शिशुनाग की पाटलिपुत्र नहीं, ये पाटलिपुत्र नहीं था, बल्कि जो शिशुनाग है इसकी राजधानी कहाँ पे थी? वैशाली थी, ठीक है, वैशाली हुआ करती थी, वैशाली हुआ करती थी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, यह आंसर है। और कुषाण की राजधानी पूर्व हुआ करती थी, गुप्त वंश की पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है बी। प्रजा परमपिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन है। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 9वें वर्ष में वो कलिंग युद्ध, 11वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म शिलालेख का अंकन और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, ठीक है। तो जो 11वां वर्ष है यही आपका गलत है। उन्होंने 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा पर थे, ना कि 11वें यात्रा में, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। पशुधन स्वस्थ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। और इसमें से पूछा गया है सत्य कौन सा है, ठीक है, सत्य कौन सा है ये पूछा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सीय दवाओं का वितरण करना है, ठीक है।
तो रही बात अगर पशुधन स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो ब्रांडेड, केवल ब्रांडेड और भी कुछ हो सकता है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री जन औषधि आरोग्य PMJK के मॉडल पर आधारित किया गया है, ये तो सही है। इस परियोजना के लिए लगभग 75 करोड़ का आवंटन किया गया है और जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है इसी में। तो आपका सत्य की बात है, तो ये आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। और सत्य आपका बी और बी है, यानी कि 2 और 3। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों जीतने वाले उम्मीदवारों को भी सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट को छोड़ के। तो ये तो सही है, ठीक है, असत्य है, यही इसका असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना यानी PMGY के संबंध में निम्न कथन विचार करना है। यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो, ठीक है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या बोला है? मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा, लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए कि दूसरी बच्ची उसकी लड़की हो, बच्चा। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाले माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो सत्य पूछा गया है, इसमें से आपके चारों ही सत्य हैं, ठीक है, चारों ही सत्य हैं। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या? केसलर सिंड्रोम साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के उत्पन्न होने वाले डेटा के मलबे से है। अत्यधिक शहरीकरण के कारण भूमिगत जल के स्रोतों के प्रदूषण से संबंध है केसलर सिंड्रोम। पृथ्वी के निचली कक्षा में आंतरिक मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव संभावना बढ़ जाती है। परमाणु अपशिष्ट अनुचित निपटान के लिए होने वाले पर्यावरणीय क्षरण से, ठीक है। तो केसलर सिंड्रोम क्या होता है? ये जो पृथ्वी की निचली कक्षा आंतरिक मलबे का घनत्व में वृद्धि से जिस टकराव की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका पता आपका टीबी यानी कि क्षय रोग के लिए किया जाता है। वेलेस रेखा, वेलेस लाइन क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्तांतों में पुनर्रचना किया गया था, ठीक है। वेलेस रेखा क्या है? तो इसे बता दूं, ये एक जैविक भौगोलिक सीमा जो कि इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। स्वास्थ्य भारत मिशन शहरी के तहत किस क्षेत्र में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा? न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट करेंगे, ठीक है, रविंद्र भट्ट करेंगे, एस रविंद्र भट्ट। प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
ठीक है, ऑप्शन में इसके कैसे है, इसी है, ठीक है। हाँ, तो पटना जिस उद्देश्य के पर्यटन को बढ़ावा देना था, मोतिहारी का, तो इसका आंसर जो है ये वाला है, मोतिहारी में, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करना प्रेरित था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या हुआ करती थी, मतलब क्या थी अब, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, एक पृथ्वी स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, एक पृथ्वी स्वास्थ्य के लिए योग, यही इसकी थीम थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टी कोवेट्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, ये किस देश के तैराक थे, ठीक है। तो ये आपका जिम्बाब्वे के थे, जिम्बाब्वे के थे। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन एक नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में सिएटल में हुआ था। भारत में ही अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, तो ये न्यासी जनजाति से था, किससे, न्यासी जनजाति से था, ठीक है। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है, तो ये कहाँ किया है, ये किया गया है आपके बिहार में ही, ठीक है, आपके बिहार में किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी, ठीक है। तो कितनी थी, ये लगभग आपका 14.5% की थी, ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, तो ये लगभग 25% से अधिक हुआ है, ठीक है, 25% से अधिक हुआ है, ठीक है दोस्तों। कोसी मोची लिंक नदी जोड़ो परियोजना बिहार में निम्नलिखित में से किस जिलों को लाभ इससे होगा, ठीक है। तो किस जिलों को इससे लाभ होगा, तो अररिया, ठीक है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और आपका ये कटिहार, ठीक है। तो इन 4 जिलों को आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो सुपौल है ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो यहाँ इसके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और रही बात उस कोसी लिंक मोची नदी परियोजना की, तो वो आपका कब तक पूरा कर लिया जाएगा, 2029 तक कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे, ठीक है, नए चिड़ियाघर किस जिलों में खोले जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका जमुई में खोले जाएंगे। गया जी, यहाँ पे देखिए नया नाम परिवर्तित होकर आ गया है, तो गया जी का नाम बदल गया है, गया जी हो गया, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। और रही बात सासाराम में, ठीक है, तो जमुई, गया जी और सासाराम में खोला जाएगा, लेकिन जो बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय में नहीं खोला जाएगा। तो इस तरह से आपका 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाता है। और इसके साथ साथ 3 और नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे, टोटल 6 खोले गए हैं, ठीक है, जिसमें से पटना, ठीक है, इसके साथ साथ कौन से पटना है, मैं इधर लिख देता हूँ, इसके साथ साथ पटना है, पटना में और राजगीर में,
राजगीर में और अररिया में, ठीक है, अररिया में यहाँ पे आपके खोले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 6 चिड़ियाघर खोलने का बिहार में प्रस्ताव हुआ है, जिसमें से आपका सासाराम, जमुई, गया जी और पटना, राजगीर, अररिया शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार राज्य में किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये पश्चिमी चंपारण और बक्सर में किया गया है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण और बक्सर में किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है और उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो INS गुलदार है, ठीक है, कौन है, INS गुलदार है, ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, किया गया है। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 118 मिला है, ठीक है, 118 मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। और रही बात आपका पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, लगातार 8वीं बार उस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार, ठीक है, ये इसकी थीम थी। लेकिन आपको बता दूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस करंट अफेयर में था तो इसमें दे दिया। एनीवे, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है विक्रम, ठीक है, विक्रम 32-1 और कल्पना 32-1, ठीक है। तो ये इनके नाम है। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और इन पुरस्कारों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य को पूछा गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ये तो बिल्कुल सही है। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी बिहार के कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, इसमें आपका 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो किसके साथ किया है? ये किया है सिंगापुर के साथ, ठीक है, सिंगापुर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा जारी भारतीय धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, देखते हैं क्या सही है। 2023-24 भारत की सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2002 में 2023 और 24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है, तो यहीं पे यही आपका गलत है, ठीक है। तो रही बात सबसे ज़्यादा रेमिटेंस की बात, तो भारत के राज्यों में महाराष्ट्र अग्रणी रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, और ये पहला वाला USA से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर A सही हो जाएगा, केवल 1 सही है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखेंगे गुजरात ना होकर यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है, MH है।
नेक्स्ट चलते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, तो उनका बिलोंग छत्तीसगढ़ से ही है। ठीक है, और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी के लेखक हैं। तो इसमें आपका ये तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों ही सही हैं। दिल्ली की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते की शुरुआत किया है? इस दस्ते का शुरुआत किया है। ठीक है, तो ये शिष्टाचार दस्ता, ठीक है, इसका शुरुआत किया है। अब आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो मैथ वाले होते हैं, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, वो वाले दिए हैं। हम एक काम करेंगे ना, इनको अगर इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाए। तो हमको जितने भी टेस्ट सीरीज कर लेते हैं अभी 150 क्वेश्चन होते हैं, तो हर टेस्ट सीरीज में हम 140 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी 10 को छोड़ देंगे। और जिस दिन सारे इकट्ठा हो जाएंगे 10-10 क्वेश्चन करके, मतलब सबको एक में ऐड करके, और हम एक क्लास की ले लेंगे जिसमें आपका सारे जो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से छोड़ते हैं, 140 ही करते हैं भी। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा लोग पहुँचता है, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग जानते हैं। और रही बात PDF वगैरह, तो मैंने तो बता दिया है, आपको टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने आई दृष्टि पूरी कवर की है, इसमें हैंड रिटर्न नोट्स हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इससे प्रॉब्लम है, आप जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।